आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। किसी भी एसेट से दूसरे सेक्टर की दूसरी चीज तो खरीद सकते हैं, तो सारे एसेट्स मोनेटरी एसेट्स हो सकते हैं। जी, स्टूडेंट का ये कहना है कि हम किसी भी चीज को के बदले में किसी दूसरी चीज को खरीद सकते हैं, उस लिहाज से तो सारे मॉनेटरी एसेट्स हो गए, लेकिन मॉनेटरी एसेट्स के लिए जरूरी है कि आपकी वैल्यू भी सर्टन हो। जो सर्टन जिन चीज की वैल्यू होगी वही मॉनेटरी एसेट्स में आएंगे। ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट की तरफ इस तरफ चाहे ना भी जाए, मॉनेटरी एसेट क्या है, नॉन मॉनेटरी एसेट्स क्या है, सिंपल कंसेप्ट रखें कि पीपल जो है जितनी ज्यादा मनी लिक्विड फॉर्म में होगी उसको होल्ड करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, अगर आपकी डेफिनेशन के मुताबिक भी सारी चीजों को भी मनी कंसीडर कर लें, स्टिल केन्स की थ्योरी तो बिल्कुल ठीक है। वो क्या कहता है कि पीपल हमेशा वो वाली मनी जो लिक्विड फॉर्म में, जो ज्यादा लिक्विड है, उसको होल्ड करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, यानी हमने मनी की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। पीपल, इसका मतलब क्या, पीपल विल प्रेफर टू होल्ड कैश एंड कॉइन्स एज कंपेयर टू डिपॉजिट अकाउंट्स। लेकिन अगर बैंक्स पैसे अट्रैक्ट लेना चाहते हैं उनसे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा। जी, और की क्वेश्चन? लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हाँ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, 7, 8 कल भी, पहले 9 करेंगे, उसके बाद 1 करेंगे। वो छोटे से कंसेप्ट हैं, ये टेक्निकल कंसेप्ट है। आज चूंकि हमारे पास, आपको पता है, जुम्मे को टाइम थोड़ा कम होता है, तो मैं इसमें टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो जनरल कंसेप्ट कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, वो इसका ये मतलब नहीं है मैंने स्किप किया है तो वो खत्म ही, पढ़ाना ही नहीं है मैंने। नहीं, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे सिलेबस में हर कंसेप्ट को पढ़ाना है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आज मैंने टेक्निकल कंसेप्ट सेलेक्ट किया है। जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 है वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर करेंगे। और की क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टडी करना है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन की याद रखे 3 टाइप्स हैं। पहले कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर दूं। इन्फ्लेशन की 3 टाइप्स हैं, 3 तरह की इन्फ्लेशन होती है। एक वो इन्फ्लेशन जो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से होती है, उसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर आप सिंपल इक्विलिब्रियम की डायग्राम अपने जहन में लेके आए और उसमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर दें, तो आप खुद विजुअलाइज कर सकते हैं प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज इन प्राइस लेवल, इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो एक इन्फ्लेशन है जो एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से होती है। एक इन्फ्लेशन है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से होती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से कैसे इन्फ्लेशन होती है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, बताइए एग्रीगेट सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी। अगेन वही डायग्राम अपने सामने ले आए और एग्रीगेट सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दें, आप देखेंगे प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इंक्रीज हो रही। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि ये कॉस्ट के बढ़ने की वजह से होती है। एक इन्फ्लेशन हो गई डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई कम होती है। किस वजह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से। और एक तीसरी इन्फ्लेशन है जो कि सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ने की वजह से होती है। ठीक है, हमने कल के लेक्चर में ब्रीफली एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जब सप्लाई ऑफ मनी इफेक्ट करती है प्राइस लेवल को और इंटरेस्ट रेट को, तो अहम कंसेप्ट था सप्लाई ऑफ मनी प्राइस लेवल को कैसे इफेक्ट करती है। अगर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करेंगे तो जनरल प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। ये 3 तरह के, 3 बड़े टाइप्स हैं इन्फ्लेशन की। एग्रीगेट डिमांड की वजह से, एग्रीगेट सप्लाई यानी कॉस्ट की वजह से, और सप्लाई ऑफ मनी की वजह से। आज के लेक्चर में हमने 2 इन्फ्लेशन की टाइप्स पढ़नी है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और इनकी रीजंस पढ़ेंगे, किस वजह से ये इन्फ्लेशन राइज होती है, और मेजर्स कि कैसे इन इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया जा सकता है।
बेसिक कंसेप्ट सिंपल है भाई, जो रीजंस होगी इन्फ्लेशन की आप उनका अपोजिट कर दीजिए, तो वो मेजर्स होंगे कि कैसे इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया जाए। बेसिक कंसेप्ट। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। आज के लेक्चर में हमने दो तरह की इन्फ्लेशन को कवर करना है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पहले फॉर्मल डेफिनेशन उसकी पढ़ते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड राइजेस, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़े, खास तौर पे एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, खास तौर पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपको इस डायग्राम में समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर केन्स की डायग्राम अपने सामने लेके आएंगे तब समझ आएगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्यों लिखा है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम दोनों तरीकों से समझ सकते हैं, क्लासिकल डायग्राम से भी, केन्स की डायग्राम से भी। ठीक है, तो पहले क्लासिकल डायग्राम, एग्रीगेट डिमांड कर्व, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, मैक्रो इक्विलिब्रियम में हम सारे कर्व्स के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ये है ई नॉट। क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड कर्व जो ओरिजिनल था वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया AD1। क्या डायग्राम में ये लिखा है जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तब इन्फ्लेशन होगी? इंक्रीज करवाया। नया इक्विलिब्रियम क्या आया? E1। क्या प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है? इन्फ्लेशन है, किस वजह से है? डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने की वजह से। इस इन्फ्लेशन को क्या नाम देंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज सुन लीजिए, एक छोटी सी चीज ये स्टूडेंट गलत करेगा और इसको 0 नंबर मिल जाएंगे। क्या? बताइए, पता चल रहा है कि पहले कौन सा एग्रीगेट डिमांड कर्व था, बाद में कौन सा था? खास तौर पे अगर ये भी ना लिखा हो भाई, जिसने ये बड़ी चीज नहीं लिखी छोटी चीज लिखी होगी क्या? ठीक है, और अगर फर्ज कीजिए जल्दी में वो यहां पे 0 और यहां पे 1 कर देता है, ये तो बिल्कुल, तो इसका मतलब है डायग्राम में छोटी छोटी लेबलिंग से भी फर्क पड़ता है। तो लेबलिंग आपने ध्यान से करनी है। एग्रीगेट डिमांड कर्व नॉट AD नॉट ये है, AD1 ये है। डायग्राम क्लियर है? आइंदा अगर मैं आपसे कहूं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन की डायग्राम बनाओ तो बना लेंगे? अच्छा, जल्दी से एक दूसरी केन्स वाली भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे अगर एग्जाम में वो कुछ ना कहे तो हमने बेहतर है कि क्लासिकल के मुताबिक ही बनाए। केन्स की डायग्राम कैसे बनेगी भला? ये और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब ये जो प्राइस लेवल बढ़ रहा है ये हमारी इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्लियर हो गए। अब अगर ICAP हमसे पूछे, अब जो ICAP की बुक में हमने उसी के मुताबिक उसी को फॉलो करना है। ICAP हमसे पूछे क्या बताओ कॉजेज क्या हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कॉजेज क्या हैं, तो हमने सोचना है ये एग्रीगेट डिमांड किस वजह से बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड किस वजह से बढ़ती है। कॉजेज में वही रीजन होनी चाहिए। अब देखिए कॉजेज बता रहा है फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज की वजह से। अब गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिस्कल स्टिमुलस का क्या मतलब हुआ? ये दो चीजों पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग में क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुई होंगी और टैक्सेस डिक्रीज हुई, इसीलिए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी होगी। फिस्कल स्टिमुलस के टैक्सेस डिक्रीज हुए होंगे, ये कॉजेज हैं। अब बताइए, अभी रेमेडीज नहीं पढ़ रहे हम, मेजर्स नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर मेजर्स पढ़े तो उसमें क्या लिखा होना चाहिए? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दो और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दो। अभी हमें नहीं पता कि पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा, लेकिन हमारा कंसेप्ट कहता है कि होना चाहिए ऐसे, क्योंकि जिस चीज की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है
अगर आपने इन्फ्लेशन को वापस करना है तो उसी को रिवर्स कर दें, एग्रीगेट डिमांड कम करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रेमेडी मॉनेटरी स्टिमुलस। ये मॉनेटरी स्टिमुलस क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी के फैक्टर्स। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी के मैटर्स। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी के फैक्टर्स। फिस्कल स्टिमुलस क्या है? फिस्कल पॉलिसी के फैक्टर्स। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी के फैक्टर्स क्या हैं? गवर्नमेंट में मॉनेटरी पॉलिसी के फैक्टर्स क्या? अभी नहीं पढ़ा, सुन लें। मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक होता है सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना या कम करना। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं? सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, इकोनॉमी को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है सप्लाई ऑफ मनी से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, सप्लाई ऑफ मनी कम होने से एग्रीगेट डिमांड। अब सप्लाई ऑफ मनी कैसे बढ़ती है, कम होती है? इसके लिए गवर्नमेंट के पास 4-5 तरीके हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी में? सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करना। गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ मनी कैसे कंट्रोल करती है? 4-5 तरीके हैं, कल पढ़ेंगे, एक आधा अभी पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ने सप्लाई, गवर्नमेंट से मुराद अब यहां पे सेंट्रल बैंक है। आपको पता है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक। सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करना है। क्या एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, सप्लाई ऑफ मनी बड़ी होगी कि कम गई होगी? बड़ी होगी। हमने रीजन बतानी है, तो रीजन वो बतानी है कि जिससे सप्लाई ऑफ मनी बड़ी हो। सप्लाई ऑफ मनी कभी कैसे बड़ी होगी? गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया होगा कि कम किया होगा? कम किया होगा। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। क्लियर हो गया? अब वैसे पता नहीं है हमें, वो आगे चल के कंफर्म होगा, लेकिन कंसेप्चुअली सोचें तो हमारा जहन ये कहता है कि अगर डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन की रीजन है तो इसकी रेमेडी क्या होगी? इसको इंक्रीज कर दो। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हुई, इन्फ्लेशन कम करनी है, एग्रीगेट डिमांड कम करना है, सप्लाई ऑफ मनी क्या करो? कम कर दो। कैसे करेंगे सप्लाई ऑफ मनी? इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। रेमेडी में होना चाहिए, वैसे कंसेप्ट ये कहता है, पता नहीं है कि नहीं, वो आगे चल के देखेंगे। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। भाई ये क्या रीजन हुई? एक्सपोर्ट बढ़ने से यहाँ की एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। आज के लेक्चर में अगर आप कहें ना कि सर सबसे अहम कंसेप्ट क्या है जो आगे चल के हमारे किसी चैप्टर की बेस बना दे, डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है ये पहले कभी बताया आपको? क्या एक्सचेंज रेट का फिर असूल भी बताया होगा कोई? क्या नहीं, इससे पहले नहीं बताया हुआ? नहीं ये बताया डेप्रिसिएशन से क्या चीज इंक्रीज होती है, क्या डिक्रीज होती है, इस तरह की कोई लाइन नहीं लिखवाई हुई। चले कोई बात पहले सुन ले कि एक्सचेंज रेट कहते किसको है? एक्सचेंज रेट कहते हैं प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। एक्सचेंज रेट किसको कहते हैं? प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। अब देखिए डॉलर भी करेंसी है, पाक रुपये भी करेंसी है। ये दोनों कोई प्रोडक्ट तो नहीं है जो इस्तेमाल होती हैं, दोनों करेंसी है। लेकिन अगर हम डॉलर को कहें ये 150 रुपए का है तो हमने डॉलर की प्राइस बताई इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज, यही एक्सचेंज रेट है। ऐसे पता था तो भाई पहले बता देते। कोई बात नहीं, अब क्लियर हो गए।
अच्छा ये तो पता है एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये नहीं पता होगा डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट क्या है और एप्रिसिएशन क्या है। पता है, तुम्हें बताइए, अभी पता चल जाता है। डॉलर 150 रुपए का है, 150 से 160 हो गया, बताइए डेप्रिशिएट हुआ कि एप्रिशिएट हुआ। मैंने ये तो पूछा ही नहीं कौन सी करेंसी आ गई ना। पाक करेंसी बताए, हमने हमेशा डोमेस्टिक करेंसी की बात करनी है। तो पाक डेप्रिशिएट भाई, पहले $1 150 के बराबर था, अब $1 160 के बराबर हो गया, तो ये तो एप्रिशिएट नहीं हो रहा भाई। हमारा पाक रुपये कमजोर हो रहा है। पहले 150 रुपए मिलके $1 का मुकाबला करते थे, अब 160 मिलके मुकाबला कर रहे हैं, तो हमारी करेंसी वीक हुई। ये कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा। अगर 150 से अगर डॉलर 150 रुपए से 200 रुपए पे जाए, पाक रुपये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये वीक। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन इन करेंसी। क्या कहते हैं? अच्छा, डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट, डेप्रिसिएशन इन, बताइए डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट हुआ। पाकिस्तान में इंपोर्टर भी है एक्सपोर्टर भी है। जब पाक रुपये डेप्रिशिएट हुआ, अहम क्वेश्चन है, पाक रुपये डेप्रिशिएट हुआ 150 से 200 पे पहुंचा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर में से एक हंसेगा एक रोएगा। इंपोर्टर रोएगा। क्यों रोएगा? पहले बाहर से जब वो $1 की चीज मंगवाता था 150 रुपया देना पड़ा, अब 200 रुपया देगा। और एक्सपोर्टर हंसेगा। क्यों हंसेगा? जब वो चीज बाहर बेचता था, बाहर से $1 आता था, $1 आता था, $1 वो करेंसी एक्सचेंजर के पास जाता था, उसे 150 रुपया देता था। अब की बार जाएगा, उसे कौन देगा? 200। भाई ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको? अच्छा अब सुने, जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा, यानी पाक रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है, तो बताइए अब जो हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, नहीं क्या गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे? मोटरसाइकिल के बजाय आप गधा गाड़ी पे आएंगे, कॉलेज साइकिल पे आएंगे भाई। अच्छा इस बाबे वाला और डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट सुन ले, डेप्रिसिएशन है। अब मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान अब ज्यादा पेमेंट नहीं कर रहा? तो कंक्लूजन के ऊपर ला रहा हूं, डेप्रिसिएशन से क्या कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बढ़ेगी कि कम होगी? भाई इससे एग्री करते हैं। मैंने इसके बाद कंसेप्ट इसी पॉइंट से उठाने हैं, एक्सचेंज रेट वाले, कि डेप्रिसिएशन से कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ेगी, तो इसका मतलब एप्रिसिएशन से कम होगी। ठीक है, ये जहन में रखिएगा भाई। ये कंसेप्ट समझ आया? डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट से कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है? महंगी हो गई। महंगाई तो इन्फ्लेशन। आगे चलते हैं। रेमेडीज होनी चाहिए, रेमेडीज होनी चाहिए। रेमेडी का मतलब क्या होता है? इलाज। कहता है, उसने 2 हिस्सों में लेके गया, फिस्कल पॉलिसी के जरिए से भी इलाज किया जा सकता है, होम्योपैथिक इलाज भी मौजूद है, दोनों इलाज मौजूद है। देखें कॉजेज क्या कह रहा है? फिस्कल, देखें कॉजेज में फिस्कल स्टिमुलस था, रेमेडीज में भी फिस्कल पॉलिसीज आ रहा है। कॉजेज में मॉनिटरी स्टिमुलस था, रेमेडीज में भी मॉनिटरी पॉलिसीज आ रहा है। अब बताइए, फिस्कल पॉलिसीज में रीजन क्या थे? डिक्रीज इन टैक्स, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी थी। कहानी शुरू कहां से हुई थी हमारी? एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई थी। किस वजह से बढ़ी थी? टैक्स डिक्रीज। अब गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? टैक्स इंक्रीज कर दो, जिससे क्या होगा?
एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अजीब बात है वैसे, गवर्नमेंट को हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन कम होगी अगर टैक्स बढ़ा दोगे, है ना अजीब बात। तो इसके पीछे साइंस क्या है, हिकमत क्या है इसके पीछे, कि अगर हम टैक्स को बढ़ाएंगे चीजों के, लोगों के पास पैसे कम होंगे, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, प्राइस लेवल कम हो जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का क्या करें, ट्रांसफर पेमेंट्स भी कम कर दें। ट्रांसफर पेमेंट भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही होती है एक तरह की। हाँ, चाहे तो इधर भी इंक्रीज इन ट्रांसफर पेमेंट ऐड कर दें, वो एक ही बात है भाई। फिस्कल पॉलिसी समझ आया। मॉनेटरी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या करता है सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाता है या कम करता है मुख्तलिफ तरीकों से। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करता है सेंट्रल बैंक, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाता है या कम करता है मुख्तलिफ तरीकों से। किस सबसे बड़ा तरीका क्या है उसके पास, इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, लो बढ़ जाएगी, ज्यादा पैसे आएंगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो अब उसे मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोग कम लोन लेंगे बैंक से, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। रिड्यूस करें सप्लाई ऑफ मनी, कैसे रिड्यूस करें, पहला इनक्रीज करते हैं इंटरेस्ट रेट, आगे क्या कह रहा है, इंक्रीज कर रहे रिजर्व। ये रिजर्व रेशियो क्या होती है, अब ये भी अहम कंसेप्ट सुनिए। बैंक क्या करता है, उधार एक हाथ से पैसे लेता है, दूसरे हाथ से उधार देता है। वो अपने घर से पैसे थोड़ी लेके आता है, वो जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं उनसे लेता है और जिन्हें जरूरत होती है उनको देता है। लेकिन स्टेट बैंक कहता है भैया ठहर जाओ, अपने पास कुछ रिजर्व हमेशा रखा करो, ये ना हो 100 रुपए तुमने लिए 100 रुपए आगे दे दिए, तो जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए वो अपने 10 रुपए मांगने आ गए, तुम कहोगे ठहर जाओ मैं उधर से इकट्ठे कर लो। हाँ नहीं नहीं, बैंकिंग सिस्टम पे लोगों का एतबार उठ जाएगा कि इन्हें पैसे जमा करवाए, जरूरत के वक्त देते ही नहीं है। स्टेट बैंक ने कहा नहीं नहीं, पैसे एक्सेप्ट करो, लेकिन जब तुम लोन देने लगोगे कुछ ना कुछ पैसे रिजर्व के तौर पे रखने हैं, ताकि अचानक कोई लोग पैसे मांगने आ जाएं तो तुम्हारे पास हो। इसको कहते हैं रिजर्व रेशो। ये रिजर्व रेशो डिसाइड करता है स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, और ये सारे कमर्शियल बैंक को रिजर्व रेशो बता दी जाती है, सारे इसकी पाबंदी करते हैं। अब मुझे खुद बताइए आप, हम सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना चाह रहे हैं कि कम करना चाह रहे हैं? रिजर्व रेशो बढ़नी चाहिए, 10 से 20 होनी चाहिए कि 10 से 5 होनी चाहिए? बढ़नी, क्योंकि जब रिजर्व रेशो बढ़ेगी जो पावर, बोरोइंग पावर है बैंक की, वो कम हो जाएगी, वो आगे हम सप्लाई करेंगे मार्केट में। इंक्रीज इन रिजर्व रेट, ये 2 पॉइंट खास तौर पे आपने समझने हैं, एक्सचेंज रेट वाला, रिजर्व रेशो वाला, ये आगे चल के यूज करना है मैंने दूसरे चैप्टर्स में। दोबारा समझा, रिजर्व रेशो वाला, रिजर्व रेशो वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखनी है। वो जब अगर रिजर्व रेशो 10% है, किसी बंदे ने आके 500 रुपए जमा करवाए, तो दूसरा बंदा लोन लेने के लिए आया, कमर्शियल बैंक उस बंदे को 500 रुपए का लोन नहीं दे सकता। मैक्सिमम कितनी अमाउंट का लोन दे सकता है? 450 का। 10% उसने अपने पास रिजर्व के तौर पे संभाल के रखना, ताकि अचानक जिन लोगों ने, सारे लोग तो जाहिर नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा जिन लोगों ने पैसे होगा सारे एक ही दिन आ गए, लेकिन अगर कोई 2-4 आ जाते हैं तो बैंक के पास सफिशिएंट रिजर्व मौजूद हो उनको पैसे देने के लिए। रिजर्व रेशो, बोरिंग पावर का मतलब है कि बैंक कितने बोरोइंग कर कितने लैंडिंग कर, लैंडिंग पावर का ले, कितना लोन दे सकता है, लैंडिंग पावर जितना लोन दे सकता है। सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं भला? ट्रेजरी बिल्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह। अगर क्या स्टेट बैंक गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह खरीद सकता है? वो गवर्नमेंट इश्यू करती है भैया,
गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है ना, सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट इशू करती है। स्टेट बैंक चाहे खरीदे चाहे ना खरीदे, आम आवाम खरीद सकती है, स्टेट बैंक भी खरीद सकता है। अब जरा सोचना है आपने, गवर्नमेंट मार्केट में जाके कह रही है ये बॉन्ड्स ले लो, बॉन्ड्स खरीद लो, बॉन्ड्स खरीद लो, सिक्योरिटीज सेल कर रहे हैं। अगर स्टेट बैंक उन सिक्योरिटीज को खरीदता है, क्या मुफ्त में खरीदेगा? पैसे देगा। जब स्टेट बैंक सिक्योरिटीज को बाय करेगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। सिक्योरिटीज ली, एक हाथ से सिक्योरिटी ली, दूसरे हाथ से पैसे दिए, सप्लाई मनी क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। और अगर स्टेट बैंक सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करे, एक हाथ से सिक्योरिटीज मार्केट को देगा, दूसरे हाथ से पैसे ले, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी? कम हो जाएगी। ये कंसेप्ट समझ आया आपको? क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सप्लाई ऑफ मनी के लिए यूज किया जा सकता है? अब बताइए, हमारी कहानी शुरू हुई थी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन हुई है। हम चाह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड कम हो, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाए कम करे? कम करे। तो बताइए, सप्लाई ऑफ मनी कम करनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करें कि सेल करें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेंगे। सेल करेंगे तो मार्केट में सिक्योरिटीज जाएंगी और पैसे स्टेट बैंक के पास आएंगे। सेल करना है भाई, ये बात समझ आई? तो हमारे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती क्या है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, डायग्राम बना लेंगे। इसके बाद आगे बताइए इसकी रीजंस क्या होती हैं? फिस्कल स्टिमुलस, मॉनेटरी स्टिमुलस, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। अच्छा मुझे ये बताइए कि फिस्कल स्टिमुलस क्या है? टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग या ट्रांसफर पेमेंट भी मर्जी ऐड कर ले। मॉनेटरी स्टिमुलस क्या है? इंटरेस्ट रेट। वैसे तो ये भी ऐड किए जा सकते हैं रीजन में, लेकिन चूंकि वो हमने आईकैप को फॉलो करना है तो उसने एक एक एग्जांपल से कंसेप्ट समझा दिया। हमने कहा ठीक है, रेमेडीज में उसने ज्यादा पॉइंट दिए। तो मॉनेटरी स्टिमुलस में हमें क्या करना चाहिए? एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी कम कर दें, और क्या करें? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, और क्या करें? रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दें। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सेल और बाय वाला डिसीजन ध्यान से करना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेंगे, स्टेट बैंक एक हाथ से मार्केट में, दूसरे हाथ से पैसे रिसीव करेगा, बाय करेगा। आगे चलते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डेफिनेशन दे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है? कहता है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन कैसे होगी? अब भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से चैप्टर 2 में पढ़ते आए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, सप्लाई कम होती है। एक मार्केट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, सप्लाई कम होती है, सारी मार्केट का भी यही होगा। डायग्राम E0, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। E1, प्राइस लेवल यहां पे था, यहां पहुंच गया, इन्फ्लेशन आगे क्या नहीं? प्राइस लेवल बढ़ने का नाम इन्फ्लेशन और कम होने का नाम है। प्राइस लेवल बढ़ने का नाम इन्फ्लेशन है ना। अगला कंसेप्ट क्या पढ़ना है? रीजंस, कॉजेज। जो आप पढ़ाओ शाबाश है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 नहीं लिखा था, शोर मच गया था, और 6 किधर गया सर? वो नहीं पढ़ाना। अब बड़े फरमादार बन गया, फरमाबरदार, कि जो आप पढ़ाए और जो लिखा है वही पढ़ाना है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की कॉजेज क्या हैं? डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। भाई ये क्यों है? डेप्रिसिएशन से कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाती है। जो जो सेक्टर आपका इंपोर्टेड गुड्स यूज कर रहा है, कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे पाकिस्तान का तकरीबन हर सेक्टर जो है पेट्रोल तो यूज कर ही रहा है, पेट्रोल तो यूज कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, एक जगह से दूसरी जगह।
डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट, एग्री करते हैं ये रीजन होती है। अच्छा, मेरा जहन ये कह रहा है, कंसेप्ट पता नहीं आगे चल कैसे होगा कि नहीं, कि डेप्रिसिएशन से कॉस्ट बढ़ती है, तो अगर इन्फ्लेशन कम करनी है एप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को। पता नहीं वैसे आगे चल के, मैं जहन ये कह, बहरहाल रीजन ये है क्योंकि असल में जो कॉजेज होती हैं तकरीबन इसी को हम अपोजिट कर देते हैं रेमेडी बनाने के लिए। फिर इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस से कैसे इन्फ्लेशन हो सकती है? चैप्टर 2 में पढ़ा था, याद आ गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज होती है, तो पूरी एग्रीगेट मार्केट में भी इसी तरह होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज करने से ये सप्लाई कम। अच्छा, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मेरा जहन ये कह रहा है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा करने से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो अगर इसका इलाज करना है इनडायरेक्ट टैक्स कम करना चाहिए। अभी कंफर्म नहीं, आगे चल के देखते हैं, शायद यही बात हो। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे भी सप्लाई कम होती है, ये तो पहले भी पढ़ा था हमने। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए सप्लाई का कम होती है। क्लियर होगी रीजन? पढ़ा नहीं लेकिन बात आ रही है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट डंडा लेके उसे कहेगी भाई सस्ता बेच, ऐसे तो सब्सिडी देगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। सब्सिडी पैसे दे के नहीं, ये जो हमारे एग्रीकल्चर क्या करती है गवर्नमेंट, कैसे सब्सिडी पैसे दे के तो नहीं करते, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो होती है ना उनके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। वो ट्यूबवेल में उनको कहते हैं कि जी जितनी देर चलेगा, उनके शायद डिफरेंट रेट्स हैं, डिफरेंट रेट्स हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी देती है, लाजमी नहीं इन कैश दे, ठीक है। डिडक्शन भी कर सकते, उनके एक्सपेंसेस कम, बिल जो है यूटिलिटी बिल्स कम कर सकती है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है फिर? सुन लें, अगर सऊदी अरब वाले हमें जो तेल बेच रहे हैं उसका रेट कर दे, जो भी उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, $60, इससे भी हमारी कॉस्ट कम होगी। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेंसी को एप्रिशिएट कर दे, इससे भी कॉस्ट कम होगी। दोनों कंसेप्ट फर्क है। अगर सऊदी अरब वाले बेच रहे हैं $60 पे, ठीक है, $60 पे, रेट $60 है, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए तो बैठे, अच्छा उन्होंने प्राइस सेम रखी है, लेकिन हमें जब हम इंपोर्ट करवाएंगे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ये भी हमारी कॉस्ट बढ़ाएगा। और अगर वो 60 के बजाय $100 कर दें, तो चाहे हमारा एक्सचेंज रेट सेम हो फिर भी कॉस्ट बढ़ जाए। तो इसका मतलब है कॉस्ट दोनों चीजों से बढ़ती है, वो एक्सचेंज रेट से भी और प्राइस ऑफ इंपोर्ट से भी। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कारनामा है, ये सऊदी गवर्नमेंट का कारनामा है, ठीक है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स में ज्यादा जो इंपोर्ट बिल होता है वो ये ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट का होता है, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। दोनों चीजें समझ आ गई। नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल ये एक चक्कर है, चक्कर है,
नहीं, ये कॉज एंड इफेक्ट है, वो हम पढ़ेंगे। नहीं, सही कह रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट में। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की मजीद डिस्कशन हम कहाँ पढ़ेंगे? एक्सचेंज रेट वाले, जो मेरा चैप्टर 14 है हमारे सिलेबस में। जी बिल्कुल। वेज प्राइस स्पाइरल सुन ले। क्या मजदूर गए फैक्ट्री मालिक के पास, सर हमारी तनख्वाह बढ़ा दें। उसने कहा अच्छा क्यों तनख्वाह बढ़ा दें? इन्फ्लेशन हो गई है, हमारी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। सेठ ने कहा अच्छा चलो 10% तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई। मजदूर खुश खुश चले गए। अब सेठ क्या करेगा? घर से 10% पैसे लेके आएगा। क्या करेगा? प्राइस की कीमतें बढ़ा देगा। उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 महीने गुजरेंगे, मजदूर फिर आएंगे। सेठ कहेगा ओ भाई अभी पिछले साल तो तुम लोगों की सैलरी बढ़ाई है। वो क्या कहेंगे? सर हमारी सैलरी बढ़ाई थी नॉमिनल इनकम, लेकिन बाजार में चीजें भी तो बढ़ गई हैं कीमतें इस साल में, हमारी रियल इनकम तो फिर वहीं पे पहुंच गई, तो इसलिए हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, फिर से वेज रेट बढ़ाया जाए हमारा। सेठ कहेगा अच्छा 10% फिर बढ़ाया। अब बताइए क्या करेगा? घर से पैसे लेके आएगा, प्राइस बढ़ा। तो ये इसी तरह चक्कर चलता रहा। वो कहता है इंक्रीज इन वेजेस कॉजेज इंक्रीज इन प्राइस। जब प्राइस इंक्रीज होती है इन्फ्लेशन की वजह से, लेबर डिमांड करती है फिर इंक्रीज इन वेज। वो फिर करते हैं तो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी जेब से पैसे नहीं देता, वो अपना मार्जिन उतना ही रखता है, उसके लिए प्राइस बढ़ा। कहते हैं ये चक्कर चलता रहता है। प्राइस बढ़ने से वेज रेट बढ़ती है, वेज रेट बढ़ने से प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ने से वेजेस, वेजेस से प्राइस, ये चक्कर चलता है। इस वजह से इन्फ्लेशन होती है। इसे क्या कहते हैं? वेज प्राइस स्पाइरल। कॉजेज क्लियर हो गई? कन्विंस्ड है ये सारी कॉजेज हमारे एग्रीगेट सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं। अब आते हैं रेमेडीज की तरफ। अगर एग्जाम में कुछ भी याद नहीं है, कॉजेज को अपोजिट करते हैं। ये कैसे भाई? कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा ना। हाँ गुड। अच्छा ये भी वैसे, अगर आपको चैप्टर 2 के डिटर्मिनेंट्स याद होना तो 3-4 फिट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इसी तरह याद करें। डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट क्या करो? इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करो? इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करो? इस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है भाई, ये सऊदी गवर्नमेंट है, उसकी मेहरबानी, अगर कम कर दे तो कर दे, वरना हमारा कंट्रोल तो नहीं है। वेज प्राइस स्पाइरल क्या करो? क्या कह रहे हैं भाई? नहीं क्या कह रहे हैं? लेक्चर का छोड़ो, ये बात बताओ मुझे। बता तो सही, अच्छी बात तो बताया कर भाई। वेज प्राइस स्पाइरल क्या करे गवर्नमेंट? वेज इंक्रीज को लिमिट कर दे कि एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा वेजेस इंक्रीज नहीं होंगी। सर्टेन लिमिट से ज्यादा वेजेस इंक्रीज, ठीक है बस। जी किसका? टैक्स। यहां पे कह रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज कर दें, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से एक तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है और उससे इन्फ्लेशन आ जाते हैं। तो यहां पे है कॉजेज में इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। और फिर इसका क्या करे? गवर्नमेंट क्या करे? इनडायरेक्ट टैक्स को डिक्रीज कर दे। नहीं ये वाला टैक्स इनडायरेक्ट नहीं है, ये टोटल, ये वो डायरेक्ट टैक्स है। हाँ, जिससे लोगों की इनकम कम होती है, इससे हम लोगों की इनकम कम कर रहे हैं, कम पैसे होंगे, कम खरीदेंगे। ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स। जी और कोई क्वेश्चन? प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी। जी सर एक दफा रिवाइज कर ले, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, शाबाश। मुझे बताइए इन्फ्लेशन की 3 रीजंस,
कौन कौन सी? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज होगी, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी। सप्लाई ऑफ मनी वाला कल पढ़ना है। आज देखें, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए, इससे जो इन्फ्लेशन आती है क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। काजेस क्या है इसकी? फिस्कल स्टिमुलस और मॉनेटरी स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस में क्या एग्जांपल्स हैं? टैक्सेस क्या होते हैं? डिक्रीज। और स्पेंडिंग इंक्रीज। रेमेडीज में क्या करना चाहिए? अपोजिट। और मॉनेटरी स्टिमुलस क्या है? सप्लाई ऑफ मनी। रीजन में बताइए, रीजन में क्या होता है? मॉनेटरी स्टिमुलस में सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी? इंक्रीज हो गई होगी, इंक्रीज हो गई होगी। अब हमने रेमेडी में क्या करना है? सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज करना है। कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दें, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेंगे तो फिर पैसे सेंट्रल बैंक के पास आएंगे मार्केट से। सेल मार्केट में करना है मेरे भाई। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किस वजह से राइज होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने से, जिससे कि एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। भाई रीजंस क्या है? डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट, और क्या है? इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, वेज प्राइस स्पाइरल और डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। ये तो आपके लिए नए कंसेप्ट होंगे, वरना सारे चैप्टर 2 के कंसेप्ट ही आ रहे हैं। रेमेडी क्या करें? अपोजिट कर दे। डेप्रिसिएशन है तो इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस है, डिक्रीज कर दें। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है, सब्सिडी प्रोवाइड कर दें। नहीं, ये नहीं। वेज प्राइस स्पाइरल लिमिट कर दें। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलिए, और कोई क्वेश्चन तो नहीं? चलिए, आज का लेक्चर